कहानी की शुरुआत किम नाम की एक यंग गर्ल से होती है जो देखने में काफी स्वीट और इनोसेंट लगती है। लेकिन असल में वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी पहली नजर में दिखाई देती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, एक स्नाइपर की बुलेट कमरे को चीरती हुई उसके सिर के बिल्कुल पास से निकल जाती है। सैकड़ों मीटर दूर एक वैन के अंदर प्रोफेशनल असेसन छिपा बैठा है और उसका मिशन सिर्फ एक है, किम को खत्म करना। पहला शॉट मिस होते ही वह तुरंत दूसरा शॉट लेने की तैयारी करता है। किम शॉक में नीचे गिर जाती है। कमरे में मौजूद दो लोग पहले ही घायल हो चुके हैं और उससे कुछ ही दूरी पर एक पिस्टल पड़ी होती है। वह खुद को बचाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन पिस्टल तक पहुंचने से पहले स्नाइपर दोबारा फायर करता है और बुलेट जमीन पर लगते ही गन दूर खिसक जाती है। अब किम के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे होते। तभी उसे अपने अंकल जिनमैन की एक पुरानी बात याद आती है। कई साल पहले दोनों साथ बैठकर एक एक्शन मूवी देख रहे थे। किम ने उनसे पूछा था कि मूवीज में हीरो पर इतनी सारी गोलियां चलने के बाद भी वह बच कैसे जाता है। जिन मैन ने उसे समझाया था कि ऐसी सिचुएशन में सर्वाइवल सिर्फ लक पर डिपेंड नहीं करता। सबसे जरूरी होता है अपना दिमाग शांत रखना, आसपास की सिचुएशन को समझना और जो भी चीज अवेलेबल हो उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना। प्रेजेंट में वापस आकर किम उसी एडवाइस को फॉलो करती है। वह टूटे हुए ग्लास का एक पीस उठाकर स्टिक से जोड़ती है और उसे छोटे मिरर की तरह इस्तेमाल करने लगती है। वह मिरर को धीरे से स्नाइपर की लाइन ऑफ साइड में उठाती है और स्नाइपर तुरंत उस पर फायर कर देता है। किम अलग अलग हाइट्स पर यही ट्रिक बार बार दोहराती है जब तक कि उसे आखिरकार स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट समझ नहीं आ जाता। मौका मिलते ही वह रेफ्रिजरेटर के ऊपर चढ़ती है और वहां से तेजी से दूसरी तरफ जंप कर जाती है। स्नाइपर अपने ड्राइवर को वैन की पोजीशन बदलने के लिए कहता है ताकि उसे दोबारा क्लियर एंगल मिल सके। लेकिन किम आखिरी मोमेंट पर बुलेट से बचते हुए काउच के पीछे पहुंच जाती है और उसे पलटकर कवर बना लेती है। वहीं उसकी नजर घर के अंदर छिपी एक स्नाइपर राइफल पर पड़ती है। किम राइफल उठाती है, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करती है, स्नाइपर की पोजीशन पर एम लेती है और फायर कर देती है। अस्सिन को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि इतनी यंग गर्ल स्नाइपर राइफल चला पाएगी। लेकिन किम अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा शॉट लगाती है कि वह खुद भी हैरान रह जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि किम असल में कौन है। उसे एक आदमी को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस स्टेशन लाया गया होता है। डिटेक्टिव्स को यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी और इनोसेंट दिखने वाली लड़की ने अपने से काफी बड़े आदमी की ऐसी हालत कर दी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें असली बात पता चलती है। वह आदमी गलत इंटेंशन से वुमस रेस्ट रूम में घुसा था और किम ने उसे देखते ही पकड़कर इतनी बुरी तरह पीटा कि शायद वह दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में भी ना सोचे। ऑफिसर्स अंदर ही अंदर उसकी करज से इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन उसे समझाते हैं कि किसी को खुद पनिशमेंट देना कानून के हिसाब से सही नहीं है। इसी दौरान किम को एक फोन कॉल आता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसे बताया जाता है कि उसके अंकल जिनमैन की डेथ हो गई है और बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए उसे तुरंत मॉर्ग आना होगा। खबर सुनते ही किम कुछ पल के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है और फिर टैक्सी लेकर वहां के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे जिनमैन की कई स्ट्रेंज हैबिट्स याद आने लगती हैं। उन्होंने फिफ्थ फ्लोर पर रहने के बावजूद विंडोज पर हैवी स्टील बार्स लगवा रखी थी, जबकि इतनी ऊंचाई तक किसी नॉर्मल थीफ का पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। घर के अंदर एक बहुत बड़ा बुलेट प्रूफ कैबिनेट भी था। जब किम उनसे पूछती थी कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, तो जिनमैन कैजुअली कहते थे कि अगर कभी घर पर गन फायर हो जाए तो वह उस कैबिनेट के अंदर छिप सकती है क्योंकि बुलेट्स उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। किम को हमेशा लगता था कि उसके अंकल जरूरत से ज्यादा पैरानॉइड है क्योंकि उनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल और शांत दिखाई देती थी। लेकिन एक बात जिनमैन उसे बार बार कहते थे। वह किम का आईडी कार्ड उठाकर उसे समझाते थे कि हर इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह कौन है। खास तौर पर उन्होंने किम से उसके आईडी कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स मेमोराइज करवाए थे और कहा था कि उसकी आइडेंटिटी ऐसी चीज है जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। टैक्सी में बैठे बैठे किम इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी ड्राइवर बताता है कि वह जिन मैन को पर्सनली जानता था। उनकी डेथ की खबर सुनकर वह जेन्युइनली दुखी होता है और किम को बताता है कि जिन मैन ने कई बार मुश्किल समय में उसकी मदद की, यहाँ तक कि जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तब भी जिन मैन उसकी मदद कर देते थे। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ड्राइवर किम को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि जिन मैन का फ्यूनर ठीक से करना। साथ ही वह अपना नंबर देकर कहता है कि अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह उसे कॉल कर सकती है। मॉर्ग में पहुंचने के बाद किम कंफर्म करती है कि बॉडी सच में उसके अंकल की ही है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इसे सुसाइड माना जा रहा है। लेकिन किम को तुरंत कुछ गलत लगता है। जिन मैन लेफ्ट हैंडेड थे, जबकि उनकी गर्दन पर मौजूद वुंड जिस तरह बना था वह इस कंक्लूजन से मैच नहीं करता।
बॉडी को ध्यान से देखने के बाद किम को और भी ज्यादा यकीन होने लगता है कि उसके अंकल ने खुद अपनी जान नहीं ली बल्कि किसी ने उन्हें मारा है। वहीं उसकी नजर जिन मैन के बॉडी पर बने एक स्ट्रेंज टैटू पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है द शॉप और किलर्स। किम हैरान होती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसने अपने अंकल के बॉडी पर पहले कभी ऐसा टैटू नहीं देखा था। फिलहाल वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है। फ्यूनरल की तैयारी के दौरान स्टाफ उससे जिन मैन की एक फोटो मांगता है। तभी किम को याद आता है कि उसके अंकल कभी किसी को अपनी फोटो लेने ही नहीं देते थे। कोई पुरानी तस्वीर ढूंढने के लिए वह वापस घर आती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने स्कूल फ्रेंड ताई से होती है। ताई अब प्रोग्रामर है और मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद कुछ समय से जिन मैन के लिए काम कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि जिन मैन की डेथ बाथरूम में हुई थी तो वह किम को उस जगह की सफाई करने से रोक देता है और खुद ब्लड साफ करने की ऑफर करता है ताकि किम को वह पेनफुल सीन दोबारा ना देखना पड़े। किम फ्यूनरल के लिए चली जाती है और ताई बाथरूम साफ करने लगता है। इसी दौरान उसे ब्लड के पास एक पुराना सा मोबाइल फोन मिलता है जिसे जिन मैन ने किसी वजह से छिपा कर रखा हुआ था। फ्यूनरल में एक आदमी किम के पास आता है और जिन मैन को याद करते हुए रोने लगता है। वह बताता है कि जिन मैन ने कभी उसकी जान बचाई थी और उसके सारे डेट्स तक चुका दिए। किम यह सुनकर काफी सरप्राइज्ड होती है क्योंकि वह लगभग 10 साल से अपने अंकल के साथ रह रही थी, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने चुपचाप इतने लोगों की मदद की है। फैमिली सेमेट्री में जिन मैन को दफनाने के बाद किम वापस घर लौटती है और ताई को सफाई करने के लिए थैंक यू कहती है। ताई नोटिस करता है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बावजूद किम ने अब तक एक बार भी रोया नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही किम एम्प्टी हाउस में अकेली होती है, उसकी सारी इमोशंस बाहर आ जाती हैं। जिन मैन की फोटो देखते ही उसके साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वही इंसान था जिसने इतने साल उसे पाला, प्रोटेक्ट किया और हर तरह से उसका ख्याल रखा। अब पहली बार उसे सच में महसूस होता है कि वह पूरी तरह अकेली रह गई है और वह खुद को रोक नहीं पाती। कुछ देर बाद ताई दोबारा वापस आता है। वह किम को थकान की वजह से सोया हुआ पाता है और उसे उठाकर बाथरूम में मिला वह पुराना फोन दिखाता है। किम फोन अनलॉक करती है और सबसे पहले एक रीसेंट बैंक ट्रांसफर नोटिस करती है जिसकी वैल्यू 50 मिलियन होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंकल के पास इतना पैसा कहां से आया। क्यूरियोसिटी में वह अकाउंट बैलेंस चेक करती है और स्क्रीन देखकर कंप्लीटली शॉक्ड रह जाती है। अकाउंट में लगभग 18 बिलियन मौजूद होते हैं। इतने सारे जीरो देखकर वह फोन ताई को पकड़ा देती है और मजाक में कहती है कि तुम ही गिन लो, मेरा तो काउंट ही खो गया है। ताई भी अमाउंट देखकर हैरान रह जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब जिन मैन के बारे में सच जानना जरूरी है, इसलिए वे उनका लैपटॉप खोलते हैं। लैपटॉप में उन्हें एक मिस्टीरियस सीक्रेट वेबसाइट मिलती है और यहीं से जिन मैन की पूरी जिंदगी के बारे में उनकी सोच बदलने लगती है। वेबसाइट एक्सप्लोर करते हुए किम वही नाम देखती है जो जिन मैन के बॉडी पर टैटू में लिखा था, द शॉप फॉर किलर्स। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद यह कोई अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस है जहां इलीगल वेपन्स, गन्स और अलग अलग डेंजरस इक्विपमेंट बेचे जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, एक क्लाइंट का मैसेज आता है। वह कहता है कि पेमेंट पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है, इसलिए उसका काम तुरंत पूरा किया जाए। किम कंफ्यूज्ड होकर रिप्लाई करती है कि शॉप अब बंद हो चुकी है और वह पेमेंट रिफंड कर देगी। लेकिन सामने वाला आदमी अचानक उसका नाम लेकर जवाब देता है और कहता है कि आज का दिन खत्म होने से पहले वह जिंदा नहीं बचेगी। ताई मैसेज पढ़कर डर जाता है और कहता है कि यह आदमी जरूर साइको है, इसलिए उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजती है। किम पीप होल से बाहर देखती है तो एक वुमन खड़ी होती है जो खुद को जिन मैन की पुरानी फ्रेंड बता रही होती है। लेकिन किम नोटिस कर लेती है कि उसने अपनी पीठ के पीछे पिस्तल छिपा रखी है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गलत है और वह डोर खोलने से मना कर देती है। उसी समय उसके फोन पर एक और एनोनिमस मैसेज आता है। इस बार सेंडर लिखता है कि वह अभी जिंदा रहे क्योंकि वह किम को अपने हाथों से मारना चाहता है। जिसके बाद कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि किम और जिन मैन की कहानी असल में कैसे शुरू हुई थी। बचपन में किम अपनी ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में गई थी और वहीं उसने पहली बार अपने अंकल जिन मैन को देखा था। उसके पिता जिन मैन से नाराज थे क्योंकि वह लगभग 10 साल से फैमिली से गायब थे। किम अपने फादर को उनसे पूछते हुए सुनती है कि इतने साल आखिर वह कहाँ थे। उसकी माँ सिचुएशन शांत करने की कोशिश करती है और फिर जिनमैन से कहती है कि वह किम को घर ले जाए। उस रात किम डर की वजह से जाग जाती है। जिनमैन उसे काम करते हुए कहते हैं कि डरने से प्रॉब्लम्स आसान नहीं होती बल्कि और मुश्किल लगने लगती है। तभी उनके फोन पर एक मिस्टीरियस कॉल आता है। दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह किम से कहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर के लिए फ्यूनरल पर वापस जाना होगा।
वह अपना एक ट्रस्टेड फ्रेंड भेजेंगे जो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन तब तक उसे किसी भी हालत में किसी और के लिए डोर नहीं खोलना है। अगली सुबह कोई फ्रंट डोर को फोर्स करके खोलने की कोशिश करता है। किम सोचती है कि शायद वही फ्रेंड आया होगा जिसके बारे में जिन मैन ने बताया था। लेकिन पीप होल से देखने पर उसे एक टेरिफाइंग स्ट्रेंजर दिखाई देता है। वह तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन वह आदमी डोर तोड़कर अंदर घुस आता है। उसी समय जिनमैन का फ्रेंड भी वहां पहुंच जाता है और इंट्रूडर पर अटैक कर देता है। किम को पता चलता है कि यह आदमी बोल नहीं सकता और फोन पर टाइप करके कम्युनिकेट करता है। वह जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देता है और किम को कहता है कि वह अपने रूम के अंदर लॉक हो जाए और चाहे बाहर कुछ भी हो डोर ना खोले। कुछ ही मोमेंट्स बाद कई आर्म्ड अटैकर्स घर में घुस आते हैं और चारों तरफ गन शॉट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। डर के बावजूद किम बेडरूम डोर से बाहर झांकती है और देखती है कि म्यूट बॉडीगार्ड को एक असन ओवरपावर कर रहा है। वह तुरंत वापस रूम में छिप जाती है। किलर पूरे रूम में किम को ढूंढता है। वह बेड के नीचे फर्नीचर के पीछे और हर कॉर्नर में सर्च करता है। लेकिन उसे सिर्फ किम के टॉयज मिलते हैं। तभी कर्टेन्स के पीछे से हल्की सी आवाज आती है। वह विंडो के पास जाकर देखता है और वहां जो देखता है उससे खुद भी हैरान रह जाता है। किम कई फ्लोर्स ऊपर बिल्डिंग के बाहर लगे वाटर पाइप्स से लटकी हुई होती है। अस्सिन भी उसकी करज देखकर कुछ पल के लिए इम्प्रेस्ड हो जाता है और हाथ आगे बढ़ाकर प्रिटेंड करता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन किम उस पर ट्रस्ट नहीं करती और उसका हाथ पकड़ने के बजाय सीधे नीचे जंप कर देती है। नीचे लकीली एक बड़ा मैट्रेस पड़ा होता है जिस पर गिरने की वजह से वह बच जाती है। अस्सन भी तुरंत नीचे जंप करके उसके पीछे भागता है। किम पूरी ताकत से स्ट्रीट्स में भागती है। लेकिन एस्केप करने से पहले एक पासिंग कार उसे हिट कर देती है। आसपास क्राउड जमा हो जाता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब किम को कॉन्शियसनेस वापस आती है तो वह टू नर्सेज को बात करते हुए सुनती है और वहीं उसे सबसे बड़ा शॉक मिलता है। उसके मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। अब फैमिली में सिर्फ उसके अंकल जिनमैन ही बचे हैं। मेडिकेशन की वजह से किम बार बार होश और बेहोशी के बीच जा रही होती है। ट्रॉमा के कारण उसे एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर दिखाई देता रहता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक उसे अपने बेड के पास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वह घबराकर आंख खोलती है। वही अस्सिन उसे दोबारा ढूंढ चुका होता है और गन लेकर उसके पास आ रहा होता है। लेकिन जब वह बेड के पास पहुंचता है किम रूम से पहले ही निकल चुकी होती है। वह हॉस्पिटल कॉरिडोर से भागती हुई स्टेयरवेल तक पहुंचती है और किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही होती है जो उसकी मदद कर सके। भागते भागते वह हॉस्पिटल के मॉर्ग में पहुंच जाती है और बचने के लिए रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट के अंदर छिप जाती है। लेकिन कंपार्टमेंट के अंदर उसे अपनी माँ का डेड बॉडी दिखाई देता है। ट्रॉमा, ग्रीफ और मेडिसिन के असर में किम हेलुसिनेट करने लगती है और उसे लगता है जैसे उसकी माँ उससे आखिरी बार बात कर रही हो। इसी बीच किलर भी मॉर्ग तक पहुंच जाता है और कंपार्टमेंट का डोर खोलने ही वाला होता है कि सही समय पर जिनमैन वहां आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। फाइट खत्म होने के बाद जिनमैन कंपार्टमेंट खोलते हैं और देखते हैं कि छोटी किम अपनी माँ के बॉडी को कसकर पकड़े बैठी है। यह देखकर वह खुद भी अंदर से टूट जाते हैं। वह किम को गोद में उठाते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर ले ताकि आसपास पड़े डेड बॉडीज उसे दिखाई ना दें। इसके बाद वह उसे वहां से निकालकर एक रिमोट हाउस में ले जाते हैं जहां वह सेफ रह सके। घर पहुंचते ही किम चलते चलते गिर जाती है। लेकिन जिन मैन उसे उठाने नहीं जाते। वह सिर्फ कहते हैं कि अब से उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। बाहर से उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड लगता है। लेकिन रात में जब किम सो जाती है तो वही जिनमैन क्वाइटली उसके रूम में आते हैं। उसे ब्लैंकेट उड़ाते हैं और कुछ देर वहीं बैठकर देखते रहते हैं कि वह सेफ है या नहीं। किम को नहीं पता होता कि जिनमैन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गिल्ट कैरी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि किम के पेरेंट्स की डेथ उनकी वजह से हुई और इसी कारण वह उसे फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। कुछ समय बाद किम स्कूल जाना शुरू करती है लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। दूसरे बच्चे उसे ऑर्फन होने की वजह से बुली करते हैं। पेरेंट्स खोने का ट्रॉमा इतना डीप होता है कि किम ने बोलना ही बंद कर दिया होता है। पूरे स्कूल में सिर्फ ताई ही ऐसा स्टूडेंट होता है जो उसका साथ देता है और बाकी लोगों की तरह उसे जज नहीं करता। एक दिन एक स्टूडेंट उसके डेड पेरेंट्स को लेकर इंसल्टिंग बातें करता है और किम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह उस लड़के पर अटैक कर देती है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स उसे स्ट्रेंज समझने लगते हैं और धीरे धीरे वह पूरी तरह आइसोलेटेड हो जाती है। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद वह बाकी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ घर जाते हुए देखती है, जबकि उसे लेने कोई नहीं आता। तेज बारिश में भी वह अकेले बिना अम्ब्रेला के घर तक पैदल जाती है। कभी कभी जिनमैन कार लेकर उसके पास रुकते हैं और राइड ऑफर करते हैं। लेकिन किम स्टबर्नली मना कर देती है।
उसे लगता है कि जिन मैन को उसकी परवाह नहीं है और उनकी स्ट्रिक्टनेस को वह लैक ऑफ अफेक्शन समझती है, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। जिन मैन उसे सबसे ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन जानते हैं कि जिस डेंजरस वर्ल्ड से उनका कनेक्शन है उसमें किम को वीक छोड़ना उसके लिए और भी डेंजरस होगा। एक दिन बुल्लीज किम को क्लासरूम के अंदर लॉक करके चले जाते हैं और बाहर रात हो जाती है। अकेले डार्क क्लासरूम में उसे वही मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है जो उसके नाइटमेयर्स में हमेशा आता था। वह कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाती है। तभी उसे जिन मैन की एक बात याद आती है, अगर कभी सच में डेंजर महसूस हो तो मेरा नाम 3 बार पुकारना। इतने लंबे समय तक साइलेंट रहने के बाद किम पहली बार बोलती है और अपने अंकल का नाम पुकारती है। लगभग उसी मोमेंट क्लासरूम का डोर खुल जाता है और सामने जिनमैन खड़े होते हैं। किम दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। जिनमैन उसे काम करते हैं और उसी दिन से दोनों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। किम पहली बार समझने लगती है कि जिनमैन कोई कोल्ड गार्डियन नहीं बल्कि अब उसकी जिंदगी में बची हुई फैमिली है। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां बाहर खड़ी वुमेन अभी भी किम को डोर खोलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। वह कहती है कि जिन मैन उससे अक्सर किम के बारे में बातें किया करते थे। लेकिन यही बात सुनकर किम को कंफर्म हो जाता है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि जिन मैन कभी किसी स्ट्रेंजर के सामने किम के बारे में डिस्कस नहीं करते थे। वह साफ कह देती है कि डोर नहीं खोलेगी और अगर वह वहां से नहीं गई तो पुलिस को कॉल कर देगी। इसी बीच टाई द शॉप फॉर किलर्स वेबसाइट की डीपर इंफॉर्मेशन चेक करता है और उसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर मेंबर के पास अलग कलर का सिंबल होता है जो उसके रोल को रिप्रेजेंट करता है। रेड सिंबल प्रोफेशन असेस के लिए है जो पैसे के बदले टारगेट्स को एलिमिनेट करते हैं। पर्पल सिंबल इंटेलिजेंस ब्रोकर्स के लिए होता है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट और ट्रेड करते हैं। येलो सिंबल वेपन्स डीलर्स को दिया जाता है, जिनका काम गन्स, एक्सप्लोसिव्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन ग्रीन सिंबल बाकी सभी से अलग है। वह किसी जॉब को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि वीआईपी प्रोटेक्शन स्टेटस होता है। जिस व्यक्ति के पास ग्रीन सिंबल हो, अगर वह डेंजर में पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल मेंबर्स को उसकी मदद के लिए पहुंचना होता है। जब ताई मेंबर लिस्ट चेक करता है तो वह और किम दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किम का नाम ग्रीन सिंबल के साथ रजिस्टर्ड होता है। दोनों अभी इस इंफॉर्मेशन को समझ ही रहे होते हैं कि अचानक कमरे के आसपास बजिंग साउंड सुनाई देती है। अगले ही मोमेंट एक कॉम्बैट ड्रोन घर के अंदर घुसता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। किम और ताई तुरंत नीचे गिरकर कवर लेते हैं। लकीली विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी होती हैं, इसलिए कुछ समय तक बुलेट्स अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। दोनों बैक डोर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर भी कई ड्रोन्स पहले से पूरे हाउस को सराउंड कर चुके होते हैं। एक ड्रोन ओपन विंडो से अंदर घुसकर सीधे ताई की तरफ आता है। डर की वजह से वह फ्रीज हो जाता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर किम आसपास पड़ी एक चीज उठाकर ड्रोन को हिट करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद स्टोरी किम के हाई स्कूल डेज के एक और फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन जब वह घर लौटती है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पूरे हाउस में रीइंफोर्स्ड स्टील वॉल्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि रेनोवेशन में लगभग 2 वीक्स लगेंगे, इसलिए जिन मैन को कुछ दिनों के लिए उसे कहीं और ले जाना होगा। किम सोचती है कि वे किसी होटल में रहेंगे, लेकिन जिन मैन उसे शहर से बहुत दूर माउंटेन्स में ले जाते हैं और एक हिडन केव के अंदर पहुंचते हैं। वहां कुछ देर बाद जिन मैन अचानक कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और किम को फॉरेस्ट के बीच बनी स्टोरेज कैबिन से उनके लिए मेडिसिन लानी होगी। किम पहले हेजिटेट करती है, लेकिन आखिर मान जाती है। जिनमैन उसे रास्ते के लिए मैप देते हैं और साथ में पिस्टल भी देते हैं, ताकि अगर कोई डेंजरस एनिमल मिल जाए तो वह अपना बचाव कर सके। निकलने से पहले वह फिर वही रूल याद दिलाते हैं, अगर किसी भी मोमेंट डेंजर महसूस हो तो मेरा नाम 3 बार पुकारना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। किम उनकी ड्रामेटिक बात पर हंसती है और फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह वहां से गायब होती है, जिनमैन बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़े हो जाते हैं। असल में वह बीमार थे ही नहीं। यह पूरी सिचुएशन उन्होंने जानबूझकर किम के लिए टेस्ट की तरह बनाई थी, ताकि वह अपने फियर से बाहर निकलना सीख सके। काफी देर चलने के बाद किम स्टोरेज कैबिन तक पहुंचती है। जैसे ही वह डोर खोलती है, अंदर से कई वाइल्ड एनिमल्स अचानक बाहर निकलते हैं। किम डर कर नीचे गिर जाती है और फिर वही नाइटमेयर वाला मॉन्स्टर उसे दिखाई देने लगता है। वह इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे जिनमैन की बात याद आती है, डर तुम्हें नहीं बचाएगा। किम खुद को काम करती है, धीरे धीरे आंखें खोलती है और पिस्टल उठाकर एनिमल्स का सामना करने के लिए तैयार होती है। उसी मोमेंट जिन मैन उसके पीछे पहुंचकर हवा में वार्निंग शॉट फायर करते हैं, जिससे सारे एनिमल्स भाग जाते हैं। तभी किम समझती है कि यह पूरा इंसिडेंट भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था।
अगले दिन जिन मैन उसे प्रॉपरली हैंड गन चलाना सिखाना शुरू करते हैं। वह उसे गन डिसेंबल और रीएम्बल करना सिखाते हैं। फिर करेक्ट ग्रिप एम और शूटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर किम इसी ट्रेनिंग की वजह से एक और अटैकिंग ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ताई अभी भी पैनिकिंग में होता है, लेकिन किम उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो पहले शांत होना होगा। लगातार और ड्रोन्स घर को सराउंड कर रहे होते हैं, इसलिए किम बुलेट प्रूफ कैबिनेट का रीइंफोर्स्ड स्टील डोर निकालती है और उसे पोर्टेबल शील्ड की तरह सामने पकड़कर टाई के साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी एक ड्रोन एक्सप्लोसिव नीचे ड्रॉप करता है और ब्लास्ट दोनों को दूर फेंक देता है। वे जमीन पर पड़े होते हैं और ड्रोन उनके पास आकर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक स्नाइपर बुलेट उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। वही मिस्टेरियस विमेन जो कुछ देर पहले फ्रंट डोर पर खड़ी थी, अब स्नाइपर राइफल लेकर सामने आती है और बताती है कि जिन मैन ने उसे किम की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। इसी बीच बाहर से एक और स्नाइपर बुलेट उनकी तरफ आती है और वुमन तुरंत किम को धक्का देकर उसकी जान बचाती है। वह बताती है कि वह जिन मैन की क्लोजेस्ट एलाइज में से एक है। तभी किम को फिर अंकल की वह बात याद आती है कि डेंजर में उनका नाम 3 बार पुकारना। अब उसे पहली बार इसका असली मतलब समझ आता है क्योंकि किम के पास ग्रीन सिंबल है। जिन मैन का नाम लेना सिर्फ इमोशन एडवाइस नहीं था, यह असल में शॉप के इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने का तरीका था जिससे अवेलेबल मेंबर्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए पहुंच जाएं। किम यह सब सुनकर स्पीचलेस रह जाती है, जबकि बाहर असंस फुल स्केल अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टोरी ओपनिंग वाले सीन पर वापस आती है, जहां दूर वैन में बैठा स्नाइपर अभी भी किम के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वुमन अपना नाम मिन्हाई बताती है और किम से कहती है कि किसी भी हालत में कवर से बाहर ना निकले। इसके बाद वह स्मोक ग्रेनेड फेंकती है ताकि स्नाइपर की विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाए। दूर बैठा स्नाइपर उसे पहचानते ही सीरियस हो जाता है और बाकी असेस को कांटेक्ट करके बताता है कि मिन्हाई यहाँ है और किम को प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरी तरफ से लोग भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जितना पैसा इस मिशन के लिए मिल रहा है वह मिन्हाई से लड़ने के लिए काफी नहीं है। उनमें से एक साफ कहता है कि उससे फाइट करना कोई नहीं चाहता। तभी हमें पता चलता है कि मिन्हाई शॉप फॉर किलर्स की सबसे डेंजरस ऑपरेटिव्स में से एक है। उसके पास रेड और पर्पल दोनों सिंबल्स हैं, यानी वह इलट असिन होने के साथ साथ इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट भी है। इसलिए उसे डिफीट करना बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ देर बाद ताई कॉन्शियसनेस में आता है और किम को कवर में छिपा पाता है, जबकि मिन्हाई खुद भी घायल हो चुकी होती है। किम स्नाइपर की पोजीशन समझने के बाद पिस्टल लेकर काउच की तरफ क्रॉल करती है, लेकिन मिन्हाई उसे रोकती है और कहती है कि हैंड गन इतनी डिस्टेंस तक इफेक्टिव नहीं होगी। इसके बजाय वह किम को स्नाइपर राइफल देती है। किम राइफल लेकर केयरफुली एम करती है और शॉट फायर करती है। उसे लगता है कि उसने स्नाइपर को हिट कर दिया है, लेकिन बुलेट उसके बिल्कुल पास से निकलती है। स्नाइपर किम की एक्यूरेसी देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाता है और समझ जाता है कि वह कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। इसके बाद वह बाकी सभी असंस को हाउस स्टॉर्म करने का ऑर्डर दे देता है। एक के बाद एक अटैकर्स बिल्डिंग में घुसते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही मिन्हाई उन्हें एलिमिनेट कर दी जाती है। इसके बावजूद अटैकर्स की संख्या कम नहीं होती। आखिर मिन्हाई समझ जाती है कि वे इस तरह ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए वह किम और ताई को बैक एंट्रेंस से एस्केप करने के लिए कहती है और खुद उन्हें कवर देने के लिए पीछे रुक जाती है। किम एक बार फिर रीइंफोर्स्ड कैबिनेट डोर को शील्ड की तरह यूज करती है और ताई के साथ धीरे धीरे बाहर निकलती है। दूर बैठा स्नाइपर उन्हें देख लेता है और फायर करने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले मिन्हाई उस पर शॉट लेती है। फिर भी टाइमिंग बस थोड़ी सी लेट पड़ जाती है। किसी तरह किम और ताई हिडन बंकर के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम पास कोड मांगता है। किम पहले अपना बर्थडे एंटर करती है, लेकिन कोड रॉन्ग निकलता है और अब सिर्फ 1 अटेम्प्ट बचा होता है। वह सोचती है और अचानक उसे जिन मैन की सालों पुरानी बात याद आती है। अपने आईडी कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स कभी मत भूलना क्योंकि वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। किम वही 4 डिजिट्स एंटर करती है और इस बार एक्सेस मिल जाता है। हिडन डोर खुलते ही सामने पूरा अंडरग्राउंड आर्मरी दिखाई देता है, जिसमें गन्स, एक्सप्लोसिव्स और मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट भरा पड़ा होता है। लेकिन दोनों अब भी अंदर ठीक से देख भी नहीं पाते कि अचानक एक मास्क मैन सामने आकर उन पर गन तान देता है। उसी समय बाकी असेसिन्स भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुस चुके होते हैं और मिन्हाई को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह कहां छिपी। वह शैडो से अचानक निकलती है, किसी एक अटैकर को खत्म करती है और फिर गायब हो जाती है। वे जितना उसे सराउंड करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह उनके पीछे से निकलकर एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करती रहती है। कुछ ही समय में अटैकर्स को लगने लगता है कि वे किसी नॉर्मल फाइटर को नहीं बल्कि घोस्ट को हंट कर रहे हैं।
मिन्हाई इनक्रेडिबली फास्ट और प्रिसाइज होती है और किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं देती। आखिर लगभग सारे असेस खत्म हो जाते हैं और सिर्फ उनका कमांडर बचता है। वह बाकी लोगों की तरह इनएक्सपीरियंस्ड नहीं होता। वह फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर है और ईयर्स ऑफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस रखता है। उसे पीछे किसी की मूवमेंट फील होती है और वह तुरंत घूमकर मिन्हाई पर अपनी पूरी मैगजीन एम्प्टी कर देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली एक भी बुलेट उसे हिट नहीं करती। जैसे ही गन एम्प्टी होती है, मिन्हाई उस पर रश करती है और दोनों के बीच ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। कमांडर भी बेहद स्किल्ड होता है और कई पावरफुल अटैक्स एक्सचेंज करने के बाद वह मिन्हाई को जमीन पर गिरा देता है। वह नाइफ लेकर उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आखिरी मोमेंट पर मिन्हाई अटैक ब्लॉक करके अपना डैगर निकालती है और उसे स्टैब कर देती है। कमांडर वहीं गिर जाता है। उधर बंकर में मास्क मैन किम पर पिस्टल ताने हुए उसके सामने हैंडकफ्स फेंकता है और उसे पहनने के लिए कहता है। किम प्रिटेंड करती है कि वह उसकी बात मान रही है और धीरे धीरे नीचे झुकती है। फिर अचानक उस पर अटैक करती है। गन उसके हाथ से गिरा देती है और उसे ग्राउंड पर टैकल करके चोक करती है, जब तक कि वह अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। ताई यह सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि आखिर किम ने इस तरह लड़ना कब सीखा। उसका सवाल सुनते ही कहानी एक और पुराने मेमोरी में चली जाती है। एक समय किम का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। दोनों अम्यूजमेंट पार्क में पूरा दिन साथ बिताते हैं और फिर वह उसे मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने आता है। किम पूरे रास्ते खुश होती है और उसके साथ काफी कंफर्टेबल दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड गुड बाय कहने वाला होता है, अचानक जिन मैन सामने आ जाते हैं। उन्हें देखते ही लड़का इतनी जल्दी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है जैसे उसे वहां एक सेकंड भी रुकना नहीं हो। अगले दिन किम रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी वही बॉयफ्रेंड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहां आता है। उसे देखकर किम खुश होती है। लेकिन लड़का ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने किम को कभी देखा ही नहीं। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और किम कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन रह जाती है। उस रात वह जिन मैन से लड़ती है और उन पर आरोप लगाती है कि जो भी इंसान उसके करीब आता है, जिन मैन उसे उसकी जिंदगी से दूर कर देते हैं। पहले उसके फ्रेंड्स, फिर टीचर और अब बॉयफ्रेंड भी। जिनमैन कामली उसे बताते हैं कि जिस फ्रेंड की वह बात कर रही है, उसने पैसे चोरी किए थे और पकड़े जाने के बाद खुद कन्फेस भी किया था। उसका टीचर बाद में इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से अरेस्ट हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड बिना हेलमेट और लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहा था। जिन मैन कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसे डेंजरस लोगों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन किम यह एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करती। वह कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वह प्रजन में रह रही हो। फिर वह सीधे सवाल करती है कि उसके पेरेंट्स को असल में किसने मारा था। जिनमैन इस सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं। इसके बजाय वह किम को एक ढील देते हैं। अगर वह फाइट में उन पर सिर्फ ये क्लीन हिट भी लगा दे तो वह उसे पेरेंट्स के बारे में पूरा सच बता देंगे। इतना ही नहीं, वह किम की कोई भी मांग पूरी करेंगे। यहाँ तक कि अगर वह फ्रीडम चाहे तो उसे भी जाने देंगे। किम बिना टाइम वेस्ट किए उन पर अटैक करती है। लेकिन जिनमैन इतनी आसानी से उसके हर मूव को डच कर देते हैं कि वह उनके करीब भी नहीं पहुंच पाती। फाइट खत्म होने के बाद वह कार्नली उससे कहते हैं कि हारने की पनिशमेंट के तौर पर अब सारे डिशेस वह वॉश करेगी। उस दिन के बाद किम को वनेवर मौका मिलता वह जिन मैन को सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती। कभी सप्लाई अनलोड करते समय, कभी वेयर हाउस में काम करते समय। लेकिन हर बार जिन मैन उसे आसानी से रोक देते। कुछ समय बाद जिन मैन का एक पुराना फ्रेंड किम के सामने एक इंप्रेसिव मार्शल आर्ट्स टेक्निक यूज करता। किम उसे देखकर इतनी इंप्रेस्ड होती है कि उसे ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट कर शुरुआत में वह मना कर देता है। लेकिन जैसे ही किम ऑफर करती है कि जॉब से कमाए सारे पैसे उसे दे देगी, उसका डिसीजन तुरंत बदल जाता है और वह उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है। दिन में किम काम करती और रात में ट्रेनिंग करती। हर सुबह वह फिर जिन मैन को चैलेंज करती और हर बार हार जाती। लेकिन लगभग 2 मंथ्स की हार्ड ट्रेनिंग के बाद उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस में काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। एक शाम घर जाते समय किम देखती है कि 3 आदमी एक यंग वुमेन को परेशान कर रहे हैं। वह बीच में आकर उस लड़की को वहां से एस्केप करने में मदद करती है। अब तीनों मैन का अटेंशन किम पर चला जाता है और वे उस पर अटैक करते हैं। लेकिन इस बार किम पहले जैसी नहीं होती। उनकी मूवमेंट्स उसे ऑलमोस्ट स्लो दिखाई देती हैं। वह आसानी से अटैक्स डज करती है और 2 लोगों को नीचे गिरा देती है। तीसरा आदमी पैनिक होकर नाइफ निकाल लेता है और किम पर हमला करने वाला होता है कि उसी मोमेंट जिनमैन वहां पहुंच जाते हैं। वह अटैकर को डिसआर्म कर देते हैं। लेकिन स्ट्रगल में उनका खुद का हाथ कट जाता है। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है और तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। किम को पहली बार लगता है कि अब वह सच में खुद को प्रोटेक्ट करने लायक हो गई है। लेकिन जिन मैन उसे एक जरूरी बात समझाते हैं। वह कहते हैं कि किसी अनार्म अपोनेंट से ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि जिस मोमेंट सामने वाले के हाथ में कोई वेपन आ जाए पूरी सिचुएशन बदल जाती है। इसलिए किम ने जितनी ट्रेनिंग अब तक की है उसके बावजूद अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है। अंडरग्राउंड बंकर एक्सप्लोर करते हुए किम को एक सर्वेलेंस रूम मिलता है जहां दीवारों पर दर्जनों मॉनिटर्स लगे होते हैं। स्क्रीन्स पर ऐसी जगहों की लाइव और रिकॉर्डेड फुटेज दिखाई दे रही होती है जहां किम अपनी जिंदगी में अक्सर जाती रही थी। उसका घर, स्कूल और यहाँ तक कि वह रेस्टोरेंट भी जहां उसने काम किया था। यह देखकर किम को समझ आता है कि कोई काफी लंबे समय से उसकी हर मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रख रहा था। गुस्से में वह मास्कर्ड मैन से जवाब मांगती है कि आखिर यह सब क्या है और वह उसकी जिंदगी को मॉनिटर क्यों कर रहा था। मास्क मैन बताता है कि वह जिन मैन के लिए काम करता था, लेकिन अभी पूरी कहानी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि सबसे पहले उन्हें घायल मिन्हाई की मदद करनी होगी। इससे पहले कि वह और कुछ बता सके, ताई अचानक रूम की लाइट्स ऑन कर देता है। तेज रोशनी पड़ते ही मास्क मैन दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी किम नोटिस करती है कि उसे लाइट से एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है। आखिर वह अपने बारे में बताता है कि अपनी कंडीशन की वजह से उसने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक छोटे डार्क रूम के अंदर बिताया था। जिन मैन ने उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज नोटिस की उसे ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए और क्योंकि वह बंकर से बहुत कम बाहर निकलता था, उसे किम की एक्टिविटीज मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। लेकिन ताई धीरे से किम से कहता है कि उसे मास्कर्ड मैन की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह आदमी के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि वह आगे कुछ ना बोल सके और खुद कंप्यूटर पर एविडेंस ढूंढने बैठ जाता है। कुछ देर बाद मास्क मैन अपने रेस्टोरेंट से निकलने में कामयाब हो जाता है। वह लाइट से बचते हुए डार्कनेस में छिप जाता है। स्पेशल नाइट विजन गगल्स पहनता है और चुपचाप ताई के पीछे पहुंचकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। फिर वह किम से कहता है कि पास वाला ड्रग खोले। अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है और उसे पढ़कर किम को पता चलता है कि जिन मैन ने अपनी डेथ के बाद पूरा शॉप फॉर किलर्स उसी के नाम कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर किम इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करती है तो मास्क मैन ऑफिशियली उसका सबॉर्डिनेट बन जाएगा और किम के हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। काफी देर सोचने के बाद किम आखिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और उसका पहला ऑर्डर होता है कि बंकर का एग्जिट खोला जाए। मास्क मैन बिना बहस किए तुरंत रास्ता खोल देता है बाहर। निकलने के बाद वह बताता है कि जिन मैन ने पर्सनली उसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनकी डेथ के बाद भी वह किम को प्रोटेक्ट करेगा और उसके हर कमांड को फॉलो करेगा। लेकिन किम तुरंत उस पर पिस्टल तानकर ताई को रिलीज करने के लिए कहती है। मास्क मैन साफ मना कर देता है क्योंकि उसे ताई पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसका कहना है कि जब से ताई यहाँ आया है तभी से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई है और उसे शक है कि जिन मैन की डेथ में भी उसका हाथ हो सकता है। यह सुनकर किम परेशान हो जाती है। ताई होश में आने के बाद बार बार इंसिस्ट करता है कि वह इनोसेंट है और सिर्फ जिन मैन की डेथ के बाद बाथरूम साफ करने में मदद कर रहा था। लेकिन मास्क मैन उल्टा आर्गुमेंट करता है कि शायद उसने बाथरूम क्लीन ही इसलिए किया ताकि क्राइम सीन से एविडेंस मिटाया जा सके। वह किम को याद दिलाता है कि जिन मैन जैसे आदमी का खुद अपनी जान लेना बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए किसी ना किसी ने जरूर उन्हें उस सिचुएशन तक पहुंचाया होगा। इसके बाद मास्क मैन कंप्यूटर में मौजूद एक वीडियो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर किम सच जानना चाहती है तो उसे वह फाइल प्ले करनी चाहिए। ताई तुरंत उसे रोकता है और वार्निंग देता है कि फाइल खोलते ही कोई हिडन ट्रैप एक्टिवेट हो सकता है या बाहर मौजूद असेसिन्स को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है। अब किम के सामने दो अलग अलग स्टोरीज होती हैं और उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करें। किम धीरे धीरे कंप्यूटर की तरफ बढ़ती है और वीडियो प्ले करने ही वाली होती है कि ताई उसे बचपन की एक घटना याद दिलाता है। वह कहता है कि जब किम छोटी थी और डेंजर में फंस गई तब वही था जिसने जिनमैन को जाकर बताया था कि किम ट्रबल में है। उसी इंफॉर्मेशन की वजह से जिनमैन सही टाइम पर पहुंचकर उसे बचा पाए थे। उसकी बात सुनकर किम एविडेंस देखने के बजाय अपने पुराने ट्रस्ट को चुनती है और वीडियो प्ले नहीं करती। वह मास्क मैन को आर्डर देती है कि पहले मेडिसिन लेकर मिन्हाई की मदद करें। मास्क मैन बिना आर्ग्यू किए अपने स्पेशल नाइट विजन गगल्स किम को देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह मिन्हाई के पास पहुंचता है, मिन्हाई उसे देखकर मुस्कुरा देती है जिससे साफ हो जाता है कि दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। उधर किम ताई के रेस्टोरेंट्स खोल देती है। ताई उसे बिलीव करने के लिए थैंक यू कहता है और उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी दौरान वह किम के कान में ऐसी बात कहता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वह कंफेस करता है कि बचपन में किम को स्टोरेज रूम के अंदर लॉक करने वाला वही था। किम पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। जिस इंसान पर उसने अभी कुछ सेकंड्स पहले ट्रस्ट किया था, वही अचानक उसके सामने कंप्लीटली अलग पर्सन बनकर खड़ा होता है। लेकिन किम कुछ रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही उसकी आंखों के आगे सब अंधेरा हो जाता है। जब किम को होश आता है तो वह चेयर से बंधी हुई होती है और ताई थोड़ी दूरी पर किसी से फोन पर बात कर रहा होता है।
उसकी कन्वर्सेशन सुनकर किम को समझ आ जाता है कि दूसरी तरफ के लोग उसे मरवाना चाहते हैं। वह ताई से पूछती है कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा है। लेकिन जवाब देने के बजाय ताई जोर जोर से हंसने लगता है और फिर पहली बार अपनी पूरी कहानी बताता है। बचपन से ही ताई प्रोग्रामिंग में जीनियस था और ऑलमोस्ट किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकता था। एक दिन वह अपने एक दोस्त के साथ घर लौट रहा था। तभी माफिया के लोगों ने दोनों को किडनैप कर लिया। होश आने के बाद उन्हें एक हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क हैक करने का काम दिया गया। दोनों ने कोशिश की लेकिन सिर्फ ताई सक्सेसफुल हुआ। माफिया ने उसी मोमेंट ताई को अपने लिए रिक्रूट कर लिया, जबकि उसके दोस्त को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया था। ताई को सबसे ज्यादा शॉक सिर्फ उसकी डेट से नहीं लगा बल्कि इस बात से लगा कि माफिया के लोग उसके बॉडी को डिस्पोज करने की बात ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके कुछ समय बाद माफिया उसे जिनमैन की फोटो दिखाती है और ऑर्डर देती है कि वह उन पर नजर रखें। जिनमैन के करीब पहुंचने के लिए ताई शॉप और किलर्स में काम लेना शुरू करता है और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीत लेता है। एक दिन लैपटॉप रिपेयर करने के बहाने वह जिनमैन के घर आता है और सीक्रेटली सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। इसके बाद जिनमैन की हर मूवमेंट, हर कन्वर्सेशन और उनके कंप्यूटर की ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी ताई तक पहुंचने लगती है। जब भी जिनमैन शॉप के प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करते ताई इंफॉर्मेशन कॉपी करके माफिया तक पहुंचा देता था। लेकिन मिशन पूरा होने के बाद माफिया को लगा कि अब ताई की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी को एलिमिनेट करने के लिए असासन भेज दिया। अपनी जान बचाने के लिए ताई उन्हें एक नया डील ऑफर करता है। वह कहता है कि अगर वे उसे जिंदा छोड़ दें तो वह खुद जिन मैन को रास्ते से हटाने का तरीका निकाल सकता है।